मुगल गार्डन तक नोट कर चुके थे, नेजल वैक्सीन भी नोट कर चुके थे, भारत ओएस आईआईटी मद्रास के द्वारा हो गया था, एनटीपीसी भी हो गया था, गंगा विलास क्रूज नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गंगा विलास क्रूज जहाज, गंगा विलास क्रूज जहाज करंट अफेयर्स में नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, गंगा विलास क्रूज जहाज। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। इसका उद्घाटन, अच्छा ये क्रूज जहाज है क्या पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए भारत में टूरिज़्म बहुत फेमस है, अलग अलग टाइप के टूरिज़्म, अलग अलग टाइप के टूरिस्ट आते हैं। यूपी में एक कॉन्सेप्ट चलाया गया कि गंगा के आसपास बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं इनको देखने के लिए एक लग्जरी यॉट या कह सकते हैं कि एक लग्जरी जहाज का निर्माण किया गया, और वो जो जहाज है लगभग 50 से ज़्यादा स्पॉट्स को कवर करेगा पूरे गंगा नदी पे, वाराणसी से शुरू करके इसको और आगे जहाँ तक आपके हुगली वगैरह तक लेकर के जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और वहाँ तक जितने भी स्पॉट्स हैं लगभग 50 से ज़्यादा स्पॉट्स को इसमें शामिल किया गया है। हर जगह को दिखाया जाएगा। इसमें लगभग 1 से 2 महीने का समय लिया जाता है और इसमें रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था इसी जहाज़ पर की जाती है। ठीक है, और इसका जो फीस है वो काफ़ी महंगा रखा गया है, पर बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री हैं जो कि अलग अलग जगह घूमने से बेहतर ये पूरा एक टूरिज़्म पैकेज लेना पसंद करते हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में था सबसे। हाँ मैम, हाँ नदी में, ये इसके साथ में हमने जहाज़ भी लिखा था, क्रूज जहाज। अच्छा जहाज ऊपर भी चल सकता था, ठीक, ये नदी में चलने वाला जहाज था। ठीक, गंगा विलास क्रूज जहाज, इसका उद्घाटन जनवरी 2023 को बनारस, जिनको राज्य नहीं पता है ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश में किया गया। जनवरी 2023 बनारस उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बनारस से डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में। बनारस से डिब्रूगढ़, तक 50 स्थानों को शामिल किया गया है। बनारस से डिब्रूगढ़ तक 50 स्थानों को शामिल किया गया है। और गंगा नदी का अगर आप फ्लो देखोगे तो इस तरीके से उत्तराखंड से होकर के अलग अलग राज्यों से होकर के फिर नीचे दक्षिण की तरफ बह जाती है, और इसी में इस तरफ एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्या था? उसको ध्यान में रख करके चलाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट नहीं है कि जहाज को कहीं से भी खाई वगैरह से गिरा देंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर फ्लो देख करके चलाया जाएगा। इसीलिए देखो इस तरफ इसका फ्लो जो है वो अब ऐसा हो गया है कि ये अरब सागर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से इसको फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ लेकर के चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे यूपी से लेकर के इधर असम तक इसमें 50 स्थान शामिल किए गए हैं। इसके फ्लो के डायरेक्शन में ही चलेंगे ना।
ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ कहीं पर भी लेके चले जाएंगे। नदी जो है वो काफ़ी चौड़ी होती है। हम जो नदियाँ देखते हैं वो छोटी नदियाँ हैं। गंगा जो है वो इसके शुरुआत के बाद में, बनारस के बाद में इसका जो विस्तार है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इसको बनारस से शुरू करके और फिर इधर ब्रह्मपुत्र भी काफ़ी बड़ी नदी है, इस तरफ लेकर के जाएंगे। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि फ्लो के डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन इसके बाद इधर ब्रह्मपुत्र की तरफ जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, फ्लो के विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लेके ब्रह्मपुत्र आपके असम तक 50 स्थान इसमें कवर किए गए हैं और लगभग 50 या 51 दिन का इसमें समय लिया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत 51 दिनों में 51 डेज, 51 दिनों में 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। हर चीज़ की फैसिलिटी है भाई, समय दिया जाएगा, इसलिए 51 दिन का टूर है वो। नज़ारा देखने, हाँ, हर एक स्पॉट पे रोकेंगे। वहाँ पे जहाज़ में अनलिमिटेड फ्यूल थोड़ी है, फ्यूल लेंगे, खाना लेंगे, हर जगह पे उनके रुकने की, और जितने टूरिस्ट इसमें रहेंगे उन सभी के रुकने, खाने, रहने सबकी व्यवस्था रहेगी। दिन भर जाग के 50 दिन तक थोड़ी जागते रहेंगे लोग। क्यों आते हैं आपको ऐसे सवाल कि इन लोग जागते ही रहेंगे? पैसे भी पे करेंगे, फिर जागना अपने आप में एक मात्र बहुत बड़ी सजा है, पता है। मतलब अगर आपको सोने ना दिया जाए 2-3 घंटे, पुलिस में कभी, वैसे जाना तो नहीं पड़ेगा, पर जो हवालात में कैदी होते हैं कई बार उनको टॉर्चर करने का ये भी एक मात्र सहारा होता है, उनको सोने नहीं देंगे। किस में देखे थे आप? सिंघम में। सिंघम मूवी देखे हैं? अच्छा, जेठालाल में भी देखे हैं। नींद से आपको रोकना या फिर सोने से रोकना भी एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। ऐसा सिर झपकते रहेगा पर सोने नहीं देंगे, इस कंडीशन को भी बहुत बड़ा टॉर्चर मानते हैं। और पुलिस थाने में अगर किसी को रखा गया, किसी कैदी को, उसको साथ मारपीट अगर नहीं की जा सकती तो एकमात्र सहारा बचेगा, उनको नींद नहीं लेने देंगे। जब भी सोते रहेंगे मुंह पे एक गिलास गर्म पानी डाल देंगे, ठीक, फिर वो अचानक उठेगा, थोड़ी देर बाद फिर सोने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा उसको 1-2 थप्पड़ लगा देंगे, फिर वो नींद थोड़ी देर के चला जाएगा। 2 दिन होते होते, 3 दिन होते होते वो सब कुछ बताना शुरू करेगा जो नहीं बताना चाहता था। ठीक, नींद ऐसी समस्या है, और जिनको नहीं आ रही है उनके लिए तो बेहतर है, जिनको नींद आती है उनके लिए ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक, तो टूरिस्ट लोग को वहाँ पे मज़े कराने के लिए लेके जा रहे हैं, टॉर्चर करने नहीं ले जा रहे हैं। 50 दिन तक जगा के रखेंगे। हाँ, बहुत महंगा है भाई। मतलब यहाँ पे जितने टूरिस्ट इसमें आ रहे हैं वो ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट हैं। 50-60 लाख रुपए अगर इनको इस पूरे टूर पैकेज का पे करना पड़ रहा है, मतलब आम भारतीय के लिए ये टूर पैकेज नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। देश की पहली, गंगा विलास कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, देश की पहली पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत, पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत। इसका नाम है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा, ब्रैकेट में केरल, केरल का एक ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा। ये देश की पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत हो गई है। हाँ, साक्षरता की बात हो रही है, डिजिटल साक्षर। हाँ
चावल मिलने वाला मतलब चावल, हर पंचायत में चावल नहीं मिलता है भाई। चावल मिलने के लिए एक पीडीएस शॉप हो जाता है। कई बार हो सकता है कि गांव में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पीडीएस का लाइसेंस ले लिया है, तो चावल वहाँ पंचायत से नहीं मिलेगा, उनको पीडीएस शॉप से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पे आप अपने घर के आसपास देखते हैं तो कई सारे पीडीएस शॉप होते हैं, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, जहाँ पे अनाज मिलता है। सरकारी अनाज कहीं से तो लेते होंगे लोग, कहाँ से लेते हैं? उसको बांटने के लिए कोई व्यक्ति जो है लाइसेंस लेकर के सोसाइटी खोलता है। वो जो सोसाइटी है किसी एक निजी व्यक्ति का होता है, बस उसके पास लाइसेंस है चावल बेचने का, सरकारी चावल बेचने का। ठीक है, तो हर जगह पे पंचायत चावल नहीं बेचेगी। गांव में भी आजकल प्राइवेट कोई पर्सन है जो कि लाइसेंस ले लेते हैं। जनरली पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वही अपने परिवारजनों को लाइसेंस दिला चुके होते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर नोट कीजिएगा। केंद्र सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल या इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। (2025) तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर सिर्फ इसके लक्ष्य से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये पूछा जाएगा कि इथेनॉल में इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक, अभी 1-2% से शुरू किए हैं। हाँ, पेट्रोल में 1, 2, 3, 4, 5 करते करते इसको 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में शायद 6 या 7% इथेनॉल मिलाया जाता है। 10%, ठीक। शुरुआत में 2% से लेकर के 3% मिलाने का इन्होंने लक्ष्य रखा था और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा रहा है। अभी रिसेंट शायद 10%, 8 से 10% मिलाया जाता है और 2025 तक इसको 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का? कार्बन एमिशन कम होगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, CO2 एमिशन कम होगा। उसके अलावा हम अपने फॉरेन रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग बहुत सारा किस चीज़ के लिए करते हैं? कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए करते हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो हमारा बहुत सारा इसी में यूज़ हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ या क्रूड ऑयल खरीदने में। जब इथेनॉल मिक्स करेंगे तो इथेनॉल देश में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, इथेनॉल बनाते किससे हैं? कोई भी तरीके का जो फूड मटेरियल है या फिर कोई भी तरीके का जो ऐसा मटेरियल है जो कि डिकम्पोज हो सकता है। ठीक, तो जो डिकम्पोज होने वाले मटेरियल है इनको सड़ा करके इथेनॉल बनाया जाता है। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सभी से एथेनॉल बनाया जाता है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी शायद 2 या 3 इथेनॉल प्लांट बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो आपका पेट्रोलियम इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है खर्च में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम 20% यहाँ पर अपना इथेनॉल मिला लेते हैं, मतलब 20%, 15 से 20% हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अपना घटा सकते हैं। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट में जो होने वाला खर्च है उसको बचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर नोट कीजिएगा। पीछे आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में कुछ नोट किया था।
सिकल सेल एनीमिया, नोट कर चुके हैं ना, ये रिपीट हो रहा है इसीलिए मैंने पूछा। सिकल सेल एनीमिया नोट कर चुके थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, हरित यहाँ पे ग्रीन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जनवरी 2023, जनवरी 2023 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है, कभी कभी क्या होता है, इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी, इससे पहले वाले जो करंट अफेयर है वहाँ पे भी आपने जो 2025 तक का वर्ष समय लिखा है वो लक्ष्य पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए देश में 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये जो लक्षित वर्ष होते हैं, इस वर्ष तक ये काम कंप्लीट होना है। यहाँ से कई सारे प्रश्न अब वर्तमान के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी कोई टारगेट सेट किया गया है किसी एक स्पेसिफिक ईयर के लिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक टारगेट सेट किया गया है, इसको नोट कीजिएगा। भारत को 2070 तक, भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य, भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड पॉइंट है इसी में, वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाँ, अभी व्हीकल्स में या तो पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है या फिर आपका गैस सीएनजी यूज़ होता है। ठीक है, इन सभी को हटा करके कोशिश ये है कि ज़्यादातर बड़े गाड़ियों में हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जा सके। ठीक है, हाइड्रोजन जब यूज़ किया जाता है तो इसमें कोई भी कार्बन वेस्ट नहीं निकलता। ठीक है, CO2 या CO इस तरीके का कोई भी कार्बन से संबंधित कोई भी यौगिक यहाँ पे नहीं निकलता है।
इसको प्रोडक्शन या ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहा जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन तो किसी भी तरीके के केमिकल विधि से निकाला जा सकता था, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे जब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा उस समय भी CO2 का एमिशन, CO2 का भी उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसी विधियों के द्वारा जब हाइड्रोजन निकाला जाएगा इसको कहा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का कलर ग्रीन नहीं है, नई हाइड्रोजन को उत्पादन करते समय CO2 का एमिशन नहीं होना चाहिए। इसी विधि को कहा जा रहा है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है। बड़े व्हीकल्स जितने भी होंगे वो या तो CNG या तो H2 से चलने के लिए तैयार रहेंगे भविष्य में। और कोशिश क्या है कि 2030 तक कितना उत्पादन करना है? 2030 तक कितना हाइड्रोजन उत्पादन करना है? 50 लाख टन। और 2070 तक का क्या लक्ष्य रखा गया है? 0 कार्बन। ठीक है, कार्बन एमिशन को 0 तक लेकर के आना है। CNG कहाँ डलता है बताओ भाई? बहुत सारे कार या टैक्सी ऐसे आते हैं जिनमें कि CNG की अलग से इंस्टॉल किया जाता है। पीछे जैसे कि पेट्रोल टैंक रहता है गाड़ियों में, उसी तरीके से पीछे एक CNG का टैंक रहता है। घर में जो सिलेंडर रहता है ना, गैस सिलेंडर, वैसा ही एक सिलेंडर वाला किट गाड़ी के पीछे डिग्गी में इंस्टॉल करवाया जाता है। वहाँ से फ्यूल की सप्लाई होती है गाड़ी के इंजन को। ठीक है, लिक्विड के जैसा ही रहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो इवेपोरेट हो जाता है, हवा बन जाता है, पर जब टैंक में भरा होता है तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है। ठीक है, वरना छोटे से टैंक में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगा। लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो ज़्यादा गैस आ पाती है। ठीक है, गैस के फॉर्म में रहेगा तो कम गैस आएगी। ठीक, चलिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके बारे में आपको पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो उसको नोट करते चलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स हैं। भारत के वर्तमान पदाधिकारी जिसमें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नेक्स्ट है CBI के डायरेक्टर। CBI के डायरेक्टर, CBI के निदेशक प्रवीण सूद। सोनू सूद लिखते हैं, वैसे ही प्रवीण सूद। CBI के निदेशक या डायरेक्टर प्रवीण सूद। CBI क्या है? क्या है CBI? क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस चीज़ के लिए है? क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोई नेशनल लेवल का अगर कोई क्राइम है या फिर राज्य में ही कोई ऐसा क्राइम होता है जिसमें कि अगर इंस्पेक्शन है या फिर जहाँ पे अगर उसकी पूरी प्रक्रिया में इस केस की पूरी प्रक्रिया में अगर धांधली की गुंजाइश होती है, करप्शन की गुंजाइश होती है, वो केस फिर सीधे CBI को सौंप दिया जाता है। ठीक है, राज्य में अगर किसी केस में कोई धांधली या करप्शन का स्कोप रहता है, वो केस अगर फेयर तरीके से उस केस का ट्रायल चलाना है तो वो केस का इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दिया जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है किसी भी तरीके की। धांधली मतलब केस के इन्वेस्टिगेशन में किसी रसूखदार व्यक्ति का हस्तक्षेप हो, या रसूखदार मतलब नेता या मंत्री हैं। ठीक है, और करप्शन का मतलब है कि पैसों का लेन देन अगर वहाँ पे हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वैसा ही भारत का एक गुप्तचर संस्था है रॉ।
इसका फुल फॉर्म क्या है? रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के निदेशक, रॉ के वर्तमान निदेशक विंग, WING। रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। रॉ के निदेशक रवि सिन्हा। रॉ के निदेशक रवि सिन्हा। नेक्स्ट, किस फील्ड में रिसर्च करता है, भी बताओ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस फील्ड में रिसर्च करता है? ये किसी मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित नहीं है। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य दूसरे देशों से इसकी सुरक्षा के लिए किए जाने वाले जासूसी या गुप्तचर वाले काम है, और नेशनल या इंटरनेशनल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, रॉ। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष इसमें नाम नोट कर लीजिएगा, रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं, खेलकूद वाला नहीं है। जो उद्योग होते हैं या उद्योग धंधे हो गए, वहाँ पे कंपटीशन को मैनिपुलेट करने का जो काम होता है, उसको रोकने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था टेलीकॉम वाला एग्जाम्पल, जियो जो है वो गलत तरीके से अगर बाकी कंपनीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा या फिर उनको हड़पने की कोशिश करेगा, वैसे कंडीशन में कंपटीशन कमीशन वो मतलब अपना पावर वहाँ पे यूज़ कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। CBI में प्रवीण सूद। रॉ में रवि सिन्हा। प्रतिस्पर्धा आयोग में रवनीत कौर और LIC में सिद्धार्थ मोहंती। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।